कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 यही वो दिन था जब भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। और विश्व इतिहास में इस युद्ध को बहुत ही अलग नजर से देखा जाता है। भारतीय सेना की सर्वोच्च वीरता की पराकाष्ठा का यह दिन है। ये कारगिल विजय दिवस आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए यह बड़ा गर्व का दिन है। तो भारत माता की। साथियों, एक आवाज थी, एक 22-23 साल का युवा अपने गांव में छुट्टी मना रहा था। उसके किसी साथी ने पूछा कि सुना है जंग शुरू हो गई, अपना ख्याल रखना। तो पता है तुम्हें उस नौजवान के शब्द क्या थे? जी बिल्कुल ध्यान रखूंगा, मैं अपना भी और अपने तिरंगे का भी। या तो मैं तिरंगा फहरा करके आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ऐसे ही जज्बाजों वाला इंसान था कैप्टन विक्रम बत्रा। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया कैप्टन विक्रम बत्रा ने। इससे पीछे मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा। मैं कारगिल दिवस पर, कारगिल वार में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिकों को सत सत नमन करता हूं। उन माओं को नमन करता हूं, उन पिताओं को नमन करता हूं, उन परिवारों को, उनके संस्कारों को नमन करता हूं जिन्हें ऐसे वीर पैदा किए जिनकी पराकाष्ठा विश्व इतिहास में कभी नहीं छुपेगी। हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो चुकी है। साथियों, पता है 1998 के अंदर भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिए थे। इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, और कुछ ही दिनों बाद तो जब दोनों राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न हो गए, ऐसा लगा कि शक्ति बैलेंस, शक्ति संतुलन हो चुका है। ये बात मई 98 की भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए थे। जो भी जहां से भी उन्होंने जुगाड़ किया हो, कुछ भी किया हो, पर एनीवे वो भी एटॉमिक पावर बन चुका था। उसके बाद ये लगा कि अब दोनों राष्ट्र मिलजुल कर काम करें, शांति से काम करें तो ठीक है, एक दूसरे को आंख दिखाना बंद करें, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके हैं। लेकिन जिसके खून में खराबी हो उसको कौन समझा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी 99 के अंदर पाकिस्तान की यात्रा की थी, बस यात्रा की थी। इसे बस डिप्लोमेसी कहा गया। यह शांति यात्रा थी। लाहौर पहुंचे थे और उधर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, सेना के उनके मेजर थे, और नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे। दोनों में बात हुई, शांति समझौता हुआ। लेकिन इसी समय जब भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अंदर शांति वार्ता कर रहे थे, इसी समय पाकिस्तान के उन लोगों ने अपनी साजिश रचनी शुरू कर दी थी। और हुआ ये कि सर्दियों के अंदर क्या होता है कि कारगिल है, तोलोलिंग है, सियाचिन है, वहां पर भारतीय सेना जाती है, पाकिस्तानी सेना भी वहां आसपास अपने इलाके में रहती है। और जैसे ही मतलब सर्दियों से पहले सेना जाती है और सर्दी शुरू होने पर सेना वापस आ जाती है। दोनों तरफ से ऐसा ही होता था। लेकिन अब की बार पाकिस्तानियों ने क्या किया कि वहीं पर रुक गए। वो सर्दियों के अंदर, वो सर्दियों में वापस नहीं आए, वो वहीं पर रुक गए, वहीं पर रुके रहे। सर्दियों में पता नहीं चला। धीरे धीरे उन्होंने तोलोलिंग, मस्कोन घाटी, कारगिल पहाड़ी, बहुत सारे उन पर जो इलाके थे उन पर कब्जा कर लिया, और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। और सर्दियों में वो लोग नीचे नहीं आए और भारतीय सेना नीचे आ गई। मई के अंदर बात ये मई की है। मई के अंदर एक भारतीय चरवाहा, बकरी चराने वाला आदमी आगे गया और उसने ये देखा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक बंदूक के लिए ऊपर पहाड़ियों पर बैठे हैं। यह घटना शायद 3 मई की है, 3 मई 1999 की बात है। उन्होंने भारतीय सेना को जानकारी दी। 5 मई को भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहां जांच के लिए ऊपर पहुंचती है, पहाड़ियों के अंदर जाती है, तो उनको पकड़ लिया जाता है और अधिकतर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जैसे ही यह खबर भारतीय खेमे में पहुंची, चारों तरफ खलबली मच गई। बड़ा मुश्किल टाइम था। अब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना पहाड़ियों पर कब्जा कर चुकी है
ऊंची ऊंची हिल्स के टॉप पर बैठ चुकी थी और भारतीय सेना नीचे थी। और नीचे से फायर ऊपर करना बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से फायर नीचे करना आसान होता है। युद्ध रणनीतिकार कहते हैं कि ऊपर खड़े एक व्यक्ति को बैलेंस करने के लिए नीचे कम से कम 9 व्यक्ति चाहिए, तब कहीं आप ऊपर वाले व्यक्ति को बैलेंस कर सकते हो, उस पर जीत दिला सकते हो। इतना मुश्किल काम था। और ऐसे ही समय में मैंने कहा था कैप्टन विक्रम बत्रा अपने छुट्टी बिताकर आ चुके थे, सीधे ही उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। और जब भारतीय सेना, जब बोफोर्स, मिग, इन सब का भारतीय सेना, थल सेना ने अपना ऑपरेशन विजय शुरू किया। ऊपर पहाड़ियों पर पाकिस्तानी थे, नीचे भारतीय सेना थी। भारतीय सेना को जीत तो मिल रही थी, पर उसके बदले कैजुअलिटी बहुत हो रही थी, हमारी मौतें बहुत हो रही थी, बहुत कोहराम मच गया। क्योंकि ऊपर से उन लोगों ने भारतीय सेना को टारगेट करना काफी आसान था, बड़ी मुश्किलें थी। एयरफोर्स को सब कुछ बता दिया गया, थल सेना सब अपना काम करने लग गई, लेकिन फिर भी मुश्किलें थी क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी थी, इतना भयंकर तरीके से उन्होंने अपना जाल बिछा लिया था ऊपर कि हमें पता ही नहीं चला। और मैं बता रहा हूं कैप्टन विक्रम बत्रा और भी बहुत सारे जाबाज से भी 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण आहुति किए थे। ऐसे वीर सैनिकों में से ही ऐसे कैप्टन विक्रम बत्रा का मैं नाम ले रहा हूं, परमवीर चक्र विजेता। उनको ऑपरेशन दिया गया, सीधा युद्ध क्षेत्र में डाल दिया गया। पहाड़ियों पर नीचे से ऊपर चढ़ते गए और यह बड़ा मुश्किल काम था। रात्रि को वो इंतजार करते अंधेरे का और ऊपर चढ़ते और दिन के अंदर कहीं छुपे रहते। इस तरह से उन्होंने बहुत ही बहादुरी से तोलोलिंग हिल पर विजय पाई, मस्कोन घाटी की हिल्स पर विजय पाई, बहुत सारे टॉप चोटियों को विजय किया। और अंत में इस भारत मां का लाडला है वो पाकिस्तानी सेना के इतने नजदीक पहुंच चुका था कि ये आपस में गुत्था गुत्ती हो गए, बंदूकों से फायर करना मुश्किल हो रहा था। इतने नजदीक जाकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे और तब कहीं उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। तो भारतीय सैनिकों को, भारतीय जवानों को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता, उन्हें इतिहास में याद रखेगा। और इसी दिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग इन शहीदों को याद करने के लिए स्थापना डिफेंस एकेडमी के बच्चे हैं, वो आपके मेरे सामने बैठे हैं। इन बच्चों ने आज एक दौड़ प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था कारगिल विजय दिवस के ऊपर। और मेरे साथ ही इधर मेरे बाई तरफ हमारे कोच संदीप जी खोत सर खड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हुए। इधर कुलदीप सिंह जी खड़े हुए हैं, बहुत शानदार कोच। और मैं आप बच्चों के सामने जो रूबरू हो रहा हूँ, आर.के. बेनीवाल डिफेंस स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर। तो आज तिरंगा स्टेडियम में दौड़ का आयोजन भी किया गया था और इस दौड़ आयोजन के अंदर आप 2 बच्चे जो फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा था, यानी कि जो जिस बच्चे का सुपर टाइम था आज फर्स्ट पोजीशन पर कोई अन्य बच्चा था, सेकंड पोजीशन पर स्थापना डिफेंस एकेडमी का एक बच्चा था शुभकर्ण कहां पर है? आपका टाइम था 4:35। बहुत बढ़िया, 4:35 का टाइम था। बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए थे डिफेंस एकेडमी के साथ साथ कुछ एथलेटिक्स बच्चे भी थे, उनको मात देते हुए 2 नंबर पर आप रहे 4:35। आपका हौसला अफजाई के लिए आपको पारितोषिक दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बढ़िया। यस, इसके साथ नंबर 4 पर एक बच्चा और हमारे आया, देवकर्ण सारण बदनाव। देवकर्ण खड़े हो जाना। आपका टाइम 4:40 का था, तो 4:35 पर शुभकर्ण, 4:40 पर देवकर्ण। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको पारितोषिक दिया जाएगा, इसके लिए अलग से हम एक इवेंट कर लेंगे। फिलहाल मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस की स्थापना डिफेंस एकेडमी के सभी बच्चों को और इस देशवासियों को, देश से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन वीरों की शौर्य गाथाएं हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए आन मान और सम्मान से हम लोगों को भारतीय सेना का गर्व बढ़ाना है। और आप लोग ऐसे ही, आप में से कई कैप्टन विक्रम बत्रा होंगे जो आने वाले समय में इतिहास लिखेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू, जय भारत। तो उनके हाथों में मैं पारितोषिक दिलवाना चाहूंगा। कुलदीप सर, संदीप सर, बच्चे को एक पारितोषिक दिया जा रहा है, छोटी सी राशि, लेकिन राशि छोटी हो बड़ी हो, मान सम्मान बड़ा होता है। और ये 500 रुपए की भेंट इस बच्चे के लिए, आपका उज्जवल भविष्य है और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। ये दौड़ का गुंडा स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर का नंबर 1
सुपरस्टार दौड़ का 4:35 का आज इसका समय था और पूरे स्टेडियम के अंदर नंबर 2 पर है। आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। ये आइए देवकर्ण, आपके बारे में बात बता दूं, जैसे कुछ बच्चों की मैं बात बताना चाहूंगा। देवकर्ण, आप जब इस संस्था में नहीं थे तो आपका कितना समय था? अब ईमानदारी से बताना। 4:50 था, 55 था, कितना था? 4:50 का समय था। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं, ये एक सीखने की बात है। इस बच्चे का 4:50 का समय था जब मेरे पास संस्था में आया था। मैंने कहा यार आप तो ऑलरेडी अच्छे हैं। फिर आपका टाइम आया 5:30। फिर इसने जैसे संस्था में शुरू की तो इसका टाइम आया 5:30, 5:20, 5:15। ये एक नोट करने की बात है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आकर के बताते हैं कि सर हमारा गांव में तो टाइम इतना था, अब कैसे बढ़ गया। अरे दोनों जगह की भैया परिस्थितियां अलग अलग होती है। गांव में आप 5 या 7 बच्चे दौड़ते हैं, आप सीधे सरपट दौड़ते हैं, आपके आगे कोई बाधा नहीं है। आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक वहां से दौड़ देते हैं और एंड पॉइंट पर खत्म हो जाते हैं। और 4-5 लोग, 5-7-10 लोग होते हैं आपके पास। आपके लिए सारी प्रेशर, न आपको घबराहट होती है, न आप पे प्रेशर होता है, न आगे आपके आगे कोई दूसरे बच्चे होते हैं। इस वजह से वहां अलग स्थिति है। यहां आओगे एक बार तो आपका 20 सेकंड 15 सेकंड समय बढ़कर आएगा। और इस बच्चा आपके सामने है, आपका 4:50 का टाइम इसने अपने गांव में निकालना था, यहां आते 5:30 का टाइम आया। सर ये क्या हुआ? मैंने कहा ये रियल परिस्थिति है। आप जिन परिस्थितियों में काम करके हैं वो वास्तविक स्थिति नहीं है। आपके आगे 200-300 बच्चों का रेला होगा, कोई आपके पीछे होगा, कोई आपके आगे होगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको घबराहट भी होगी, यहाँ कंपटीशन ज्यादा है। इन परिस्थितियों में ढलने के लिए कुछ समय चाहिए और इसने 1 महीने के अंदर अंदर अब ये वापस अपने लैब पर आए। आज इनका 4:40 का टाइम है और ये रियल टाइम है। ताली बजाइए बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये इनको पारितोषिक दिया जा रहा है। थैंक यू बेटा, भविष्य में उन्नति करो, आप अपना नाम रोशन करें और इस मेहनत को और ज्यादा बढ़ाएं। आपका समय और अच्छा हो, आपका टाइम और अच्छा है। थैंक यू।